उस दिन कुछ बहुत ही बुरा हुआ था जिसने पूरे नेबरहुड इनफैक्ट पूरे केरला को हिलाकर रख दिया। जब चीजें जितनी बुरी हो सकती थी हुई, जब थोड़ी सूझबूझ से इन इंसिडेंट्स को रोका जा सकता था, लेकिन इसे किसी ने नहीं रोका। ये एक ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसमें इतने सारे ट्विस्ट हैं कि इसकी कहानी किसी फिक्शनल फिल्म की तरह लगती है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के लिए अपने नवजात बच्चे को अकेला छोड़ दिया। ये कहानी है एक ऐसे प्रैंक की जिसकी वजह से 3 जिंदगियां चली गईं और कई परिवार बर्बाद हो गए। आप एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ कैसे इमेजिन करोगे? बस सुदर्शन पिल्लई का घर ऐसा ही था। वो 55 इयर्स ओल्ड थे और वो पेशे से कारपेंटर थे जो केरला की कल्लुवतुक्कल विलेज में नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। वो मैरिड थे, उनके बच्चे काफी बड़े हो चुके थे, इनफैक्ट उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी थी। और हर रोज की तरह वो सुबह सुबह मंदिर से आने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे। लेकिन तभी उनकी सबसे छोटी बेटी रेशमा दौड़ते हुए उनके पास आती है और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। रेशमा बताती है कि उसे ये बच्चा घर के बाहर सूखी पत्तियों के बीच मिला। वो बच्चा अभी भी जिंदा था और उसका अम्बिलिकल कॉर्ड अभी भी जुड़ा हुआ था। इसका मतलब कोई अपने बच्चे को पैदा होते ही बिना किसी देख रेख के अकेला छोड़कर चला गया था। रेशमा के फादर सुदर्शनन और उसके हस्बैंड विष्णु तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाकर उसे पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए और उसके बाद उस बच्चे को तिरुवनंतपुरम में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बाद भी अनफॉर्चुनेटली वो बेबी बच नहीं पाया। वो एक बेबी बॉय था जिसकी उसी शाम डेथ हो जाती है और पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया जाता है। उस जगह के इस रेयर इंसिडेंट को देखने के लिए सुदर्शनन के घर के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोकल रिपोर्टर्स न्यूज कवर करने में बिजी थे। अगले कुछ वीक्स में पुलिस बच्चे की मदर को खोजने में लग गई। वो उस एरिया के आसपास के फोन कॉल्स की डेटा ट्रैक करने लगे। आशा वर्कर्स को प्रेग्नेंट औरतों को खोजने के लिए लगा दिया गया। आसपास की औरतों से पूछताछ की गई और जिस पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा था उसे ये नहीं बताया गया कि उस बच्चे की डेथ हो चुकी है, बल्कि पुलिस उन औरतों को उस जगह पर ले जा रही थी जहाँ पर वो बच्चा मिला था, ताकि उन लोगों के रिएक्शंस को देखकर पुलिस पता लगा सकी कि उनमें से ये बच्चा किसका हो सकता है। सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखा गया और लोकल हॉस्पिटल्स में रीसेंट डिलीवरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट किया गया। लेकिन सब कुछ ट्राई करने के बाद भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिली। अब पुलिस के पास सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन था, डीएनए टेस्ट। लोकल मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाने लगे। लेकिन इलेक्शंस और पुलिस डिपार्टमेंट में रूटीन ट्रांसफर्स की वजह से डीएनए रिजल्ट्स कुछ महीने लेट हो गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये रिजल्ट्स बहुत ही चौंका देने वाले थे। 22 जून को पुलिस ऑफिशियल्स ने सुदर्शनन के घर जाकर उनकी छोटी बेटी रेशमा को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उस पर अपने न्यू बॉर्न बेबी को मारने का आरोप लगा था। वही उस बच्चे की माँ थी और उसके हस्बैंड विष्णु उसके फादर थे, जो कि डीएनए रिजल्ट से प्रूव हो चुका था। लेकिन रेशमा की ऑलरेडी एक 4 साल की बेटी थी, तो वो अपने ही न्यू बॉर्न सन को क्यों मारेगी? एवरीवन वाज शॉक्ड, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वो प्रेग्नेंट भी थी। उसके हस्बैंड विष्णु ने कहा कि अभी 2 दिन पहले हम मंदिरों के दर्शन के लिए गए थे और मुझे 1% भी शक नहीं हुआ कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है, और वो भी 9 मंथ्स और ड्यू डेट के इतने पास। रेशमा के फादर सुदर्शनन ने कहा कि फिजिकली, मेंटली या साइकोलॉजिकली किसी भी तरीके से उसके प्रेगनेंसी का कोई भी इंडिकेशन नहीं था। उन्होंने कहा कि जब पूरा परिवार टेम्पल्स टूर पे गया हुआ था, तब रेशमा ने बिना किसी कंप्लेन के पूरे दिन ट्रैवल किया, जो कि 9 मंथ्स प्रेगनेंसी और स्पेशली जिसकी अगले ही दिन डिलीवरी होने वाली हो उसके लिए बहुत हार्ड और डैमेजिंग होता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी तो पता चला कि रेशमा ने ये सब अपने ऑनलाइन फ्रेंड अनंतु के लिए किया था। लेकिन ये सबसे शॉकिंग पार्ट नहीं था। इनफैक्ट जो भी चीजें सामने आई उसके लिए रेशमा खुद भी तैयार नहीं थी। अनंतु का पता लगाते समय इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया, जब रेशमा की अरेस्ट के 2 दिन बाद ही विष्णु के घर की 2 औरतों ने सुसाइड कर लिया, जिससे इस केस में एक और पजल जुड़ गया। और ये पहली बार नहीं था जब रेशमा ने अपनी प्रेगनेंसी सबसे छुपाई थी। उसने पहले भी ऐसा किया था when she was pregnant with her first child। विष्णु और रेशमा एक दूसरे से रोमांटिकली तब इन्वॉल्व हुए जब विष्णु 21 साल का था और रेशमा क्लास 10th की स्टूडेंट थी। उसके बाद विष्णु ने आईटीआई कोर्स करा और रेशमा ने क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद टेलरिंग सीखी। जब रेशमा 18 और विष्णु 24 साल का हो गया, तब विष्णु ने रेशमा के फादर से शादी की बात की
उस समय रेशमा ऑलरेडी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके परिवार को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। रेशमा अपने फादर को कन्विंस करते हुए कहती है कि मैं विष्णु के साथ रहना चाहती हूँ और मुझे आगे ये पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी है। हालांकि उसके पिता उसके इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन वो रेशमा के मनाने पर शादी के लिए मान गए। उनकी शादी के कुछ महीने बाद रेशमा की एक बेटी हुई, जो अब 4 साल की थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन रेशमा अब फेसबुक पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी और ये चीज विष्णु को चुभती थी। उनके बीच में इस टॉपिक पर कई बार बहस हुई, क्योंकि रेशमा बहुत देर देर तक अपने रूम में हमेशा अपने फोन पर ही बिजी रहती थी। और तभी उसकी मुलाकात आनंदू नाम के इंसान से हुई। वो हर रोज उससे बात करती थी और धीरे धीरे उनकी ऑनलाइन फ्रेंडशिप ऑनलाइन रोमांस में बदलने लगी। उन लोगों के बीच में चीजें इतनी बढ़ चुकी थीं कि अब रेशमा आनंदू के साथ रहना चाहती थी और एक दिन वो अपनी बेटी के साथ उससे वर्काला में मिलने चली गई। वर्काला एक बीच टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो रेशमा के घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। वो वहां पर आनंदू से तो नहीं मिल पाई, लेकिन उसके हस्बैंड विष्णु को अपने कुछ दोस्तों से उसके वर्काला जाने का पता चल गया। जब तक वो घर आता, रेशमा ऑलरेडी घर पहुंच चुकी थी और उसने अपने हस्बैंड को वहां जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उस दिन जब विष्णु घर आया तो उन लोगों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। विष्णु ने उसके हाथ से फोन लेकर उसे गुस्से में तोड़ दिया, क्योंकि उसे शक हो गया था कि उसकी वाइफ किसी से चैट कर रही है। और रेशमा ने एंड में एक्सेप्ट किया कि वो असल में आनंदो नाम के इंसान के साथ इन्वॉल्व है और वो वर्काला में उसी से मिलने गई थी। विष्णु के अकॉर्डिंग उसने अपनी वाइफ से बहुत पूछा कि ये आनंदू कौन है, लेकिन रेशमा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। विष्णु ने अपनी डॉटर को ध्यान में रखते हुए ज्यादा झगड़े से बचने की कोशिश की, लेकिन उसने रेशमा से उसके फेसबुक प्रोफाइल को डिलीट करवा दिया। इस इंसिडेंट के बाद विष्णु रेशमा पे और ज्यादा शक करने लगा। उनकी लड़ाइयां अक्सर वॉयलेंट हो जाती, जिसकी वजह से कई बार विष्णु रेशमा के ऊपर हाथ उठाने लगा। लगातार झगड़ों की वजह से उनकी शादी में भी बहुत दिक्कत आने लगी और रेशमा आनंदू के साथ रहने के लिए और भी ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गई। उसके बाद विष्णु अबू धाबी काम करने के लिए चला गया और इधर रेशमा आनंदू के साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोच रही थी। लेकिन उसकी सेकंड प्रेगनेंसी उसके लिए बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसके 2 बच्चे हुए तो उसके आनंदू के साथ रहने वाले प्लान को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। और उसी डेस्परेशन में इस 22 ईयर ओल्ड अडल्ट वुमेन ने एक सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना इस बच्चे को छोड़ दिया जाए। और इसीलिए उसने अपने प्रेग्नेंट होने की बात किसी से नहीं बताई। वो ढीले ढाले कपड़े पहनती, अपनी कमर पर कपड़े का बेल्ट टाइटली बांधकर स्टमक के ऊपर बॉडी शेप पर लगा लेती थी। उसने मेंस्ट्रुअल साइकिल और बैक पेन का बहाना बनाकर अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेसी अवॉइड की। वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुद एक डिनायल में थी। लुक, टेक दिस इन्फॉर्मेशन एज पिंच ऑफ सॉल्ट, बट मैंने कई सारे ऐसे केसेस पढ़े हैं जिसमें जो औरतें अपनी प्रेगनेंसी को मेंटली डिनाई करती हैं, वो प्रेगनेंसी के बहुत कम या 0 सिम्टम्स शो करती है। और अगर वो कुछ मेजर्स लें तो कई बार उनमें से कई वुमेन को देखकर इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं। तो मेंटली प्रेगनेंसी डिनाई करने से उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल साइंस में भी इफेक्ट आ जाता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रेशमा के इतनी सक्सेसफुली प्रेगनेंसी छुपाने में ये भी एक वजह हो। 3 जनवरी को रेशमा अपने परिवार के साथ मंदिरों के दर्शन करने के लिए गई और किसी को उसके बारे में कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। उसके अगले ही दिन उसने अपने बाथरूम में एक बेबी बॉय डिलीवर किया और उसे घर के पास ही सूखे पत्तों के बीच में छोड़ दिया। उसके बाद वो पूरा बाथरूम साफ करके सो गई। उस समय उसका हस्बैंड विष्णु अबू धाबी से वापस आया हुआ था और वो भी सो रहा था। और 5 जनवरी को उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे अभी अभी ये बच्चा घर के बाहर पड़ा मिला और ऐसा रिएक्ट करने लगी जैसे वो बाकियों की तरह ही सरप्राइज्ड है। विटनेसेस ने बताया कि रेशमा बहुत ही ज्यादा शांत थी और उसमें चिंता की कोई निशानी नहीं थी, जिससे लोगों को कोई शक हो कि वो क्राइम में इन्वॉल्व भी हो सकती है। वो कॉन्फिडेंटली रिपोर्टर्स के सारे क्वेश्चंस आंसर कर रही थी। वो वहां टहल रही थी, लोगों से बात कर रही थी और किसी को कुछ भी डाउट नहीं हुआ। पुलिस ने केस सॉल्व करने की बहुत कोशिश की ताकि कोई सुराग मिल जाए, लेकिन रेशमा तब तक उनके पकड़ में नहीं आई जब तक डीएनए रिजल्ट्स नहीं आ गए। लगभग 7 महीने बाद 22 जुलाई को रेशमा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब विष्णु को अबू धाबी में उसके दोस्तों से रेशमा के अरेस्ट होने की खबर मिली तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसको अपनी वाइफ के प्रेगनेंसी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। जब उसे बिलीव नहीं हुआ तो उसने पुलिस स्टेशन कॉल करके इस चीज को कंफर्म किया। रेशमा ने इन्वेस्टिगेशन में एडमिट किया कि उसने आनंदू के साथ रहने की सोचा। हालांकि वो मीडिया में ये भी क्लैरिफाई की कि आनंदू ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि रेशमा ने आनंदू को कभी बताया ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट थी, तो उसे पता ही नहीं था इन सब के बारे में कुछ।
और ये सारी करनी उसकी अकेले की थी। पुलिस ने आनंतु की तलाश शुरू की। उन्होंने सभी परिवार वालों से सवाल जवाब किया। रेशमा की लगभग 20 अलग अलग फेसबुक अकाउंट्स की जांच की, जिसमें से कई अकाउंट्स को कुछ महीने बाद इस्तेमाल करने के बाद ही छोड़ दिया गया था। पुलिस को छानबीन से ये पता चला कि रेशमा अपने सिस्टर इन लॉ आर्या का पुराना सिम कार्ड यूज कर रही थी। और फैमिली में एक दूसरे का सिम कार्ड यूज करना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि आर्या विष्णु के बड़े भाई रंजीत की वाइफ थी। तो 24 जुलाई को पुलिस ने आर्या को रूटीन क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आई। असल में वो उस दिन से दोपहर 12 बजे से मिसिंग थी। आर्या के साथ साथ विष्णु की भतीजी ग्रीष्मा भी मिसिंग थी। दोनों आर्या और ग्रीष्मा रेशमा के स्कूल फ्रेंड्स थे, और जब रेशमा की शादी विष्णु से हुई तो उन तीनों की बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, और अब उन दोनों का ही कोई अता पता नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने चेक किया कि उन लोगों के फोन सिग्नल्स इतिकारा रिवर के आसपास के एरिया में अचानक से बंद हो गए थे। रिवर के पास के सीसीटीवी में उनका फुटेज मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जब वो आसपास के एरिया में नहीं मिली तो उन लोगों को नदी के अंदर खोजने का फैसला किया गया, और ट्रैजिकली पुलिस को 2 डेड बॉडीज मिली जो आर्या और ग्रीष्मा की थी। ग्रीष्मा 19 ईयर्स ओल्ड बीबीए स्टूडेंट थी, और आर्या 23 ईयर्स ओल्ड होम मेकर थी, और इसका एक 5 साल का बेटा था। इसके बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्या ने सुसाइड क्यों किया, वो भी ग्रीष्मा के साथ, जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। आखिर ये लोग इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व कैसे थे? आर्या ने एक सुसाइड नोट छोड़ दिया था जिसमें लिखा था, मैंने इंटेंशनली कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहा। मुझे ये नहीं पता था कि रेशमा इतनी बड़ी धोखेबाज है। मैं तो सिर्फ उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। प्लीज मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। मैं अपनी लाइफ रंजीत के साथ और एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मैं एक बच्चे को मारने की वजह से अरेस्ट नहीं हो सकती। प्लीज फॉरगिव मी। सबसे पहले पुलिस को ये लगा कि कहीं ये दोनों रेशमा के प्लान में तो नहीं शामिल थे, लेकिन ग्रीष्मा का एक मेल फ्रेंड था जिसको ग्रीष्मा ने अपनी डेथ के कुछ दिनों पहले ही ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, और इसने ये सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस को पता चला कि आर्या और ग्रीष्मा ने आनंदो नाम से एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी, और उसी से वो लोग रोज करीब 1.5 साल तक रेशमा के साथ चैट और फ्लर्ट करते रहे एज अ प्रैंक। लेकिन क्योंकि रेशमा ने कभी आनंदो को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया, तो उन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि उनके इस प्रैंक की वजह से एक बच्चे की डेथ हो सकती है। और उन्हें इसके बारे में तब तक नहीं पता चला जब तक ये सारी चीजें न्यूज में नहीं आ गई, और उसके बाद उन लोगों को इस चीज का बहुत ही ज्यादा गिल्ट था, और उन्हें ये डर भी था कि कल को कहीं वो इस केस में ना फंस जाए। इन कॉन्सिक्वेंसेस की पनिशमेंट और ब्लेम का बोझ बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। जब पुलिस रेशमा के सामने ये सारी सच्चाई लेकर आई तो उसने शुरू में इस पर विश्वास करने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने पूरे एविडेंस के साथ दिखाया कि आनंद तो कोई रियल इंसान नहीं था, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। रेशमा ने कहा कि ये सब उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि मैंने ग्रीष्मा के मेल फ्रेंड के बारे में पूरी फैमिली के सामने बता दिया था। वेल, द डीड वाज डन, एंड एज द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रेशमा को उसके एक्शंस की सजा मिली। उसके फादर सुदर्शनन पिल्लई शॉक्ड थे। उन्होंने कहा कि अगर रेशमा ने उन्हें एक बार भी ये सारी बातें बताई होती तो वो बच्चा आज भी हमारे साथ होता। उन्हें हमेशा से एक ग्रैंडसन चाहिए था, बट व्हाट ही गॉट वाज अ ब्रूटल स्टोरी। उस बच्चे की डेथ हार्ट में प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सूखे पत्तों के टुकड़ों के स्टक होने से हुए इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। सुदर्शनन ने कहा कि वो एक हेल्दी बेबी था। जब मैंने उसे अपनी गोद में उठाया तब भी उसकी सांसें चल रही थी, और वो अभी भी हमारे साथ होता अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट अगेन।